तो देखिए आज की क्लास में हम पठारों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और घास का मैदान, दो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। कल तक हमने पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ लिया था अच्छे से। और अगर उसमें कोई अगर डाउट है, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल ही गया है सभी को। जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो तो लाइव सुन ही रहे हैं, जो नहीं करते क्लास ज्वाइन तो उनके लिए यही सुविधा है कि आप ये वीडियो देखें और अपना जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है उससे नोट्स बनाएं। पठारों का वर्गीकरण देखिए, पहला वर्गीकरण है आपका हिमानी पठार, जो कि ग्लेशियर पठार भी कहे जाते हैं। हिमानी इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ से नदियां निकलती हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा, हमारे उत्तराखंड से ही दो तीन नदियां जो हैं आपकी वो ग्लेशियरों से निकलती हैं। वैसे सारी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, तो पिंडारी ग्लेशियर है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है ना। तो और अभी हाल ही में एक आपदा भी आई थी, तो वो ऋषि गंगा जो थी वो वाला ग्लेशियर आपको फटा था, आपको पता ही है। तो ऐसे पठार जहां से नदियां निकलती हैं उनको हम ग्लेशियर पठार या हिमानी पठार कहते हैं। हिमानियों के अपवर्तन द्वारा अनेक पठारों या निर्मित पठारों को हम हिमानी पठार कहते हैं। जैसे पर्शिया का पठार जर्मनी। ओके। जलकृत पठार। अब ये जलकृत पठार दूसरा प्रकार है। नदी के निक्षेपण, अब नदी गलत लिखा हुआ है ना, सही कर लीजिएगा इसको आप, बड़ी की मात्रा होगी इसमें। नदी के निक्षेपण तथा पृथ्वी के लंबवत संश्लेषण के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक। उदाहरण है इसके विंध्य पठार, विंध्याचल पर्वत है। चेरापूंजी पठार भारत में है। शान पठार म्यांमार में है, ये इंपॉर्टेंट है ना, शान पठार इंपॉर्टेंट टिक भी क्या होगा उसमें। पवनकृत पठार हवा निर्मित होती है जिस कारण से। कोटावर पठार पाकिस्तान में है और लोयस पठार चीन में है। आपके लिए फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो है शान पठार इसमें, और विंध्य पठार। ठीक है। फिर है अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वत के द्वारा जो निर्मित होते हैं। सर्वाधिक विस्तृत और सर्वोच्च एवं जटिल पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। पर्वतों से घिरे होने के कारण इन्हें अंतरा पर्वतीय कहा जाता है। ठीक है ना, पर्वतों के बीच में होता है ये। जैसे तिब्बत का पठार, जो कि विश्व की छत भी कहा जाता है। आप लोगों को ये प्रश्न पहले भाई कई बार पूछा जाता था, लेकिन अब आजकल ये बहुत सामान्य हो गया, तो नहीं पूछते हैं, है ना। तो विश्व की छत किसे कहते हैं? तिब्बत के पठार को कहते हैं। ठीक। इसका एक और नाम है किंग जैंग प्लेट्यू। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा, किंग जैंग प्लेट्यू किसका नाम है? तिब्बत के पठार का। पामीर का पठार फिर दूसरा है, सॉरी हाँ, संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। हाँ, गलत बोल दिया। पामीर का पठार दूसरा पठार है आपका। फिर है बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको आदि के पठार। बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, ये सब देशों के नाम है, और ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट आता है गिरिपथ पठार। गिरिपथ पठार क्या है? पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरि पर्वत पठार कहा जाता है। आप सभी लोगों को आवाज आ रही हो? फिर है गुंबदाकार पठार। वलन की क्रिया द्वारा जब स्थल के बीच तो वलन की क्रिया द्वारा जब स्थल के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। मैंने बताया है आपको, वलन की क्रिया जब भूकंप पड़ रहे थे हम उस समय, है ना, बार बार तो बताऊंगा नहीं। जब प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और किनारे के भाग गोलाकार हो जाते हैं, तो उसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। जैसे ओजार्क पठार यूएसए। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर पठार जो है वो अमेरिका साइड को ही पाए जा रहे हैं। महाद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी पठार भारत का पठार, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अमेरिका का पठार, ठीक है, अंटार्कटिका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार। फिर तटीय पठार है जो सागर के तटों के पास पाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं हम क्या? तटीय पठार। जैसे कोरोमंडल तट का पठार भारत में है। भारत में जो जो पठार पाए जाते हैं वो सब पढ़ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका प्रकार याद कर लीजिए। बाकी ज्यादा उतने इंपॉर्टेंट आप लोगों के तो इस विशेष का नहीं होंगे स्क्रीनिंग में।
ज्वालामुखी पठार जब ज्वालामुखी नहीं फटता है या फटके के बाद वैसे ही रह जाता है, सुषुप्त हो जाता है वो का, तो उसको हम ज्वालामुखी पठार कहते हैं। ज्वालामुखी के कारण जो पठार बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। ज्वालामुखी के दरारों से उद्गार के कारण ज्वालामुखी पठार बनते हैं, जैसे कि कोलंबिया पठार। अब ये आप याद कर लीजिए, ज्वालामुखी द्वारा बने पठार का नाम अगर पूछता है तो कोलंबिया पठार इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, साइबेरिया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार आदि इसका उदाहरण है। तो भारत भी, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो भी क्या है, इसी का उदाहरण माना गया है। अब आते हैं हम द्वीप पर। द्वीप क्या होते हैं आपको मैं बता चुका हूं पहले, ऐसे स्थल खंड जहां पर चारों ओर पानी ही पानी होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार भारत के लिए, लक्षद्वीप, जावा सुमात्रा द्वीप, ग्रीनलैंड आदि। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप है, आपने सुना होगा। ग्रीनलैंड द्वीप की स्थिति भी आपको पता होगी, है ना। उत्तरी अमेरिका की तरफ जाइए तो उसके पास ही आपको ग्रीनलैंड द्वीप मिलेगा, बहुत बड़ा द्वीप है, छोटा मोटा द्वीप नहीं है। और इवन उत्तरी अमेरिका का ही उस पर क्या है, अपना अधिकार है एक प्रकार से। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह डेनमार्क के अधीन है और इसकी राजधानी क्या है, नूक है। न्यू गिनी, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आता है, और टारेस की जल संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी मिलते हैं। ठीक है, जल संधि क्या होती है बताया था कुछ ही दिन पहले आप लोगों को, है ना, कल परसों बताया था आई थिंक, जहां तो मुझे याद है। ठीक है। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट है बोर्नियो, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई के अधीन आता है। अधीन में बड़ा ई की मात्रा आती है, इसको सही कर लीजिएगा। यह जावा सागर, सॉरी, हाँ, यह जावा सागर के उत्तर में स्थित है। तो ये थे कुछ आपके द्वीप, आपने याद करने हैं। मैं पिक्चर देख रहा हूँ उसका, आप लोगों को भेजता हूँ ग्रुप में थोड़ी देर में। ठीक है, वहां से आप इनके मैप बना लीजिएगा। मैपिंग अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिना मैपिंग के अगर आप प्रयास करते हैं सीखने का शायद दिक्कत आए आपको। चलिए बात करते हैं घास के मैदान पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा। इससे पहले हमने द्वीप पढ़े, पठार पढ़े, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, शॉर्ट आंसर्स उसके आप याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो घास के मैदान है ये समझने बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ पहले, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये आपके सामने विश्व का विश्व के प्रमुख घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो देखिए आपके सामने आपको एक घास के मैदान दिखाई दे रहे होंगे, काफी सारे घास के मैदान, तिमडा घास का मैदान है, तिमडा वनस्पतियां हैं, पेरीज है, ठीक है, सवाना है, इसका आपका ये सेल्वास है, पंपास है, लानोस है, ठीक है, कैंपरा है। ये सब मैं आप लोगों को भेज दूंगा आपके ग्रुप में ना, आप देखिए डाउन्स है। ठीक है, वहां से आप इसकी मैपिंग कर लीजिएगा, मैप बना लीजिएगा। बाकी इसका जो डिटेल है वो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से घास के मैदान है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर से। ओके, भूमध्य रेखीय जलवायु से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवायु पर निरंतर परिवर्तन आता रहता है, आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कटिबंध जब पढ़ाए थे ना, देशांतर रेखाओं में, सॉरी अक्षांशीय रेखाओं में बताया था आपको मैंने, कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपका जलवायु परिवर्तित होते रहती है। विषुवत रेखा सबसे गर्म है, उससे ऊपर जाइए तो थोड़ा ठंडा ठंडा ठंडा, फिर उसका ध्रुवों पर बहुत ठंडा होने लग जाता है। तो जलवायु के परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है, वनस्पतियों में भी परिवर्तन आता है। और उसमें घास के मैदान हम पढ़ रहे हैं, तो घास के मैदानों की हम बात करेंगे तो ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले आती है आपकी टुंडा वनस्पतियां, जो कि उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप में पाई जाती हैं। अगर आप मैप बना करके देखते हैं थोड़ा सा, तो ये उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप एक ही क्षेत्र में आ रहे हैं। आप अगर देखते रहे हल्का सा, आप देखो यहाँ पर मैप तो मैं बना नहीं पाऊंगा उतना अच्छा, नहीं फिर भी आप देखिए ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये रही विषुवत रेखा आपकी।
ये अगर आपका मैप बन रहा है ऐसे करके, ठीक, राइट, ये, तो ये कॉन्टिनेंट देखो उतना बढ़िया तो बना नहीं है, फिर भी आप मैनेज करिएगा अपने हिसाब से। ये जा रही है आपकी एक अक्षांश, ठीक है। अब देखो इस अक्षांश के अंदर पड़ रहे हैं आपकी, ये उत्तरी अमेरिका पड़ेगा, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ये पड़ेगा, यूरोप का क्षेत्र पड़ेगा। तो ये सब के सब क्या है, एक ही अक्षांश में पड़ रहे हैं कि यहाँ की जलवायु क्या है, एक जैसी होगी। एक जैसी जलवायु होने के कारण से यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं वो एक समान पाई जाएंगी। तो यही ध्यान देना है आपने। आप जब मैपिंग करोगी भी तो आप उसमें नोटिस कर लोगे आराम से, ठीक है, कि एक अक्षांश रेखा पर पड़ने वाले सभी जो क्षेत्र हैं वो, वहां पर जो घास के मैदान है वो एक समान है, ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो घास के मैदानों के को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। दो भाग हैं इसके, याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। उत्तर व दक्षिण में 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है, सवाना तो पढ़ाया था आपको, भी दिखाया भी था मैंने, कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। तो वर्षा वनों, हाँ, वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम, ये बायोम शब्द याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, के बीच पाए जाते हैं। मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका तथा ब्राजील, बेलीज और भारत का दक्षिणी भाग भी इसमें पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप अभी मैप देखेंगे, अभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा मैं, तो अब देखिएगा, आप जहां पर शवाना है उस पर लाइन खींचेगा एक सीधी, तो इंडिया का जो साउथ एरिया है, केरला वगैरह का जो एरिया है, वो भी इसी के अंदर आता है। सवाना घास के मैदान के विभिन्न नाम हैं। अफ्रीका में इसको सवाना कहा जाता है, तो वेनेजुएला में इसको लानोस कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको आप। अफ्रीका में इसको क्या कहा जा रहा है, सवाना कहा जा रहा है, तो वेनेजुएला में क्या कह रहे हैं, इसको लानोस। और ये वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका के ऊपरी भाग में पड़ता है। तो वहां पर लानोस नाम से दिखाई देगा आपको, ये है बात एक ही, ठीक, चलिए। और ब्राजील में इसको कैंपास कहते हैं, ठीक है। ब्राजील कहाँ पड़ता है, ब्राजील भी आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, सेम क्या बोलते हैं, जलवायु क्षेत्र है ये। दक्षिण अफ्रीका में इसको पॉकलैंड भी कहते हैं, और अमेजन में इसको सेल्वास कहते हैं, ठीक है। तो सेल्वास, कैंपस, लानोस, सवाना और पार्कलैंड, ये ऑलमोस्ट क्या है आपके, एक ही घास के मैदान के अलग अलग नाम है। याद रहेगा आप लोगों को ये, ठीक है। मतलब कुछ भिन्नता तो उसमें पाई जाएगी डेफिनेटली, लेकिन क्या है, जलवायु क्षेत्र जो है इनका वो एक ही है, कटिबंध एक ही है। और वो कटिबंध क्या है आपका, बताइए। तो ये अभी लिखवाया था आप लोगों को मैंने, उष्ण कटिबंधी, ठीक है ना। उष्ण कटिबंध के सारे घास के मैदान है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ऐसा ही प्रश्न पूछा सकते हैं आपसे कि उष्ण कटिबंध के अंदर आने वाले घास के मैदानों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच। तो 30 डिग्री अक्षांश समझ रहे हैं आप, ऊपर की ओर को विषुवत रेखा बोले तो 0 डिग्री अक्षांश, उससे ऊपर को जाओगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री चलता रहेगा आपका। तो 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच के जो जोन होगा, वहां पर ये पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधी, और ये दक्षिण में भी होंगे और ये उत्तर में भी होंगे। विश्व रेखा से ऊपर को जाओ, नीचे को आओ, समान रूप से जलवायु परिवर्तन होता है। अब आपको बता चुका हूँ जब हमने अक्षांश पढ़े थे, या नहीं बताया था, बताइए, ठीक है ना। और ये भी याद रखना आपने कि 60 से 90 के बीच साउथ और नॉर्थ में क्या होता है, नो मैन लैंड होता है, कि वहां पर कोई वनस्पति नहीं हो पाती, वो बहुत ठंडा इलाका होता है, ठीक है। अब देखिएगा इनके उदाहरण क्या है, शीतोष्ण कटिबंध के उदाहरण देखिए आप। पेयरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स। तो पेयरीज कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। देखो अमेरिका शब्द हम जब यूज करते हैं तो उत्तरी अमेरिका के अंदर है ये, ठीक है, याद रखना है। पंपास कहाँ पर है, अभी अभी आपको पंपास नाम बताया भी था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, अर्जेंटीना में है, ठीक है। उरुग्वे में और ब्राजील में इसको पंपास कहा जाता है। स्टेपीज कहाँ है आपका, तो पूर्वी यूरोप में है, मध्य एशिया के क्षेत्र में पाया जाता है। वेल्ड कहाँ है, तो दक्षिण
अफ्रीका में है। और डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिणी भाग में है, तो इसको दक्षिण ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। ठीक, तो ये रहे आपके घास के मैदान। अब एक काम करिए आप लोग कि ये घास के मैदान का जो पिक्चर है मैं आप लोग के ग्रुप में भेज रहा हूँ, फटाफट 5 मिनट लीजिए, उससे ऊपर नहीं, 5 भी नहीं, 2 मिनट लीजिए और देखिए इनको। ये नोट आपने कर लिया होगा आई होप, तो इनको देखिए आप कहाँ पर क्या पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये घास के मैदान पर कुछ डिस्कशन था हमारा, आपने देख लिया होगा। और ये मैप जब आप देखेंगे अच्छे से तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछता है, वो बताओ कि प्रेरीज कहाँ पाया जाता है, या फिर डाउन्स घास के मैदान किस कॉन्टिनेंट में है, बस इतना आपको याद रखना है। सागरों महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो देखो, महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की धारा को महासागरीय धाराएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रवाह का प्रमुख कारण पृथ्वी का परिभ्रमण, ताप में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब, वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव और हवाएं होती हैं। तो प्रवाह तो आपको पता ही है, बहना होता है, चाहे वो हम पानी के बहने की बात करें, चाहे हवा के बहने की बात करें ना, है ना। जब हम हवा के बहने की बात करें तो विंड बोलते हैं उसको, आपको पता ही होगा, वायु बोलते हैं। लेकिन कारण क्या होते हैं ना, कारण आपको याद करने हैं इसके। ठीक है, तो धारा के संबंध में अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ है तो जो कारण है, ये पूछा सकता है कि बताइए महासागरीय धाराओं के बनने के प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का परिभ्रमण, जो परिभ्रमण करती पृथ्वी, ठीक है, अपनी धुरी पर, ताप में भिन्नता होने पर होता है ऐसा, घनत्व में भिन्नता होने पर होता है, वायु दाब में, वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव, ये सभी कारण इसके होते हैं जिस वजह से धाराएं आपकी बनती हैं। धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म धारा, इसको उष्ण धारा भी कहते हैं, और दूसरी होती है ठंडी धारा। ठीक है ना। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ठंडी धारा कहाँ चलती हैं और गर्म धाराएं कहाँ चलती हैं, इसके लिए भी आपको मैप करना पड़ेगा, वो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा डायरेक्ट। विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखिए आप लोग, कहाँ कहाँ मरुस्थल ये पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा स्थान तो है नहीं मरुस्थलों के, बट फिर भी देख लेते हैं हाँ कौन कौन से हैं मैप। तो ये देखिए मैप दिखाई दे रहा होगा आपका, विश्व का के प्रमुख मरुस्थल इसमें दिए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तो सहारा मरुस्थल आप जानते ही हैं, फिर है अरेबियन मरुस्थल, फिर देखिए थार मरुस्थल जो छोटा दिखाई दे रहा है आपको लद्दाख के आसपास, लद्दाख मरुस्थल है एक। ठीक है, और दस्ते लूट है। इनमें से कई सारे मरुस्थल के नाम आपने सुने हैं, कई नहीं सुने हैं। आटाकामा है दक्षिण अमेरिका का, आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में। फिर है सोनोरन, और ऐसे ही आपका फिर ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो ये बस आप मैप बना लीजिए इनका। काराकुरम है, कांजीलकुरम, कालजिनकुम है, गोबिग है। तो ये सब कुछ क्या करिएगा आप, इसका मैपिंग कर लीजिएगा, बाकी हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल में देखिए, शिष्ट प्रदेश मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध में आता है। भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे का जो क्षेत्र है उसको हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर वर्षा जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और जो भूमध्य रेखा से 15 से 30 सेंटीमीटर के 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, वहां पर उष्णकटिबंध मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल इसका एक उदाहरण है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि ध्रुवों के अतिरिक्त, ठीक है ना, ध्रुव मतलब कि जो आपके दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, वहां पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनके अतिरिक्त इसकी बात की जा रही है। तो सबसे बड़े जो मरुस्थल है उत्तर ध्रुव में होते हैं, लेकिन जो मैनलैंड सॉरी, हाँ, मैनलैंड एरिया जो होगा, क्योंकि ध्रुवों पर तो नो मैनलैंड एरिया होता है ना, मैनलैंड एरिया में सहारा मरुस्थल से बड़ा मरुस्थल माना जाएगा। इसका विस्तार मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, सूडान, नाइजर, टुनीशिया और अल्जीरिया तक है। ये आप याद करिएगा, ये सारे के सारे देश, 1 2 3 4 5 6 7 8 देश है, ये सब याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, यह उपोष्ण उच्च वायु दाब पर है, और मरुस्थल से आशय उस क्षेत्र से होते हैं जहां पर वर्ष में सिर्फ 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम ही होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि मरुस्थल क्या होते हैं? तो वे क्षेत्र जहां पर वर्ष भर में केवल 25 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं हो पाती है, उन्हें हम मरुस्थल कहते हैं। ये कटिबंध है, आप लोग देख ही सकते हैं, है ना। ये तो पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। तो विश्व रेखा सहारा मरुस्थल को किनारे पर छूती है,
या टच करती है। कर्क रेखा गुजर कर जाती है। तो ये सहारा मरुस्थल जो है ये दो रेखाएं से गुजरती हैं, कर्क और एक विषुवत। आटाकामा दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है इसको हम। इसमें भी बात हुई है कि ध्रुवों के बाहर। विशेषताएं क्या है इसका कि इसमें सोडियम नाइट्रेट तांबा जैसे खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है और इसका विस्तार जो है वो उत्तरी चिली पर है। दस्ते लूट ईरान के कैरमान प्रांत पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, याद रखना है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटाकामा विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल या फिर शुष्क मरुस्थल है। दस्ते लूट विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, सबसे गर्म, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इसका तापमान लगभग 77 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ, हाँ, 2005 में। यह एक लवणीय रेगिस्तान है। थार का मरुस्थल तो हमारे इंडिया का ही मरुस्थल, आप पता है ही आपको, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको कहते हैं। ये इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी है, हाँ। ठीक। तो थार ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी इसको माना जाता है। तो अब कहेंगे कि वह मरुस्थल जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ होगा आपका, वो भारत का थार मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। इनमें गोबी का मरुस्थल जो कि चाइना और दक्षिण मंगोलिया के बीच है, ये इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का मरुस्थल भारत में, ये भी आपका क्या है, शीतोष्ण मरुस्थल के अंदर आता है। ठीक है। और पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका, यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई मरुस्थल नहीं पाया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये कुछ विशेष बातें होती हैं जो आपको बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए अलग से। विश्व का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क रेगिस्तान का है अंटार्कटिका, जो कि ध्रुव है। क्लियर हो गया। अब कल की क्लास में हम ये वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे। तब तक आपको जो पढ़ाया गया है आज वो सब पढ़िए आप लोग, और हिस्ट्री में भी आप लोगों को वीडियो भेज दिया जाएगा। कल तक आप सैयद वंश पढ़ चुके हैं, अब आप लोधी वंश और मुगल वंश आरंभ करेंगे आज से। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं आपको याद भी हो रहा होगा। क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम वो सब चेक करते रहेंगे। क्लियर है, करिए, अब समय भी कम रह गया आप लोगों का। ओके देन, थैंक यू ऑल।